सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। रायचरण जी, हाँ पुरुषोत्तम जी सुन पा रहे हैं ना जी? हर हर महादेव। भैया सुन रहा हूँ। चलिए हम एक नए प्रकरण में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है अदादि गण। अब इस अदादि गण के अंतर्गत कौन कौन धातुएं आएंगी, वहां पर क्या विकर्ण रहेगा, इन सब के बारे में हम सुनते हैं। तो थोड़ा कुछ लोग एक आध कैमरा खोले रहें, सही से बैठें और मुझे आप लगातार सुन पा रहे हैं ना? जी भैया। हाँ भैया सही है हाँ साउंड। बिल्कुल बिल्कुल। चले, श्याम सुंदर जी भी हैं, चलिए सुनिए। अदादिगण की पहली अद धातु समझनी है, उसके बाद आपके लिए यह अदादिगण भी बहुत आसान मार्ग हो जाएगा। अदादिगण में पढ़ी गई जो धातुएं हैं उन सब के रूप आप चला पाओगे। अदादिगण में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो धातुएं दी हैं हमने उनको यहाँ पर एकत्रित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस गण में हमें कितनी परस्मैपदी धातुएं पढ़नी है और कितनी आत्मनेपदी और कितनी उभयपदी धातु। और यह जो धातुएं हैं ना, या ये अन्य गणों में नहीं है। जैसे अद धातु अदादि गण में ही है, औरों में इसका पाठ नहीं है, मत समझना। सभी गणों में जो गण पाठ है वो धातुओं के अलग अलग निर्दिष्ट है। जैसे भू धातु आपकी कहाँ है? भुआदि गण में ही होंगी। अत सातत्य हमने पढ़ी थी, वो भुआदि गण में ही होंगी। तो हर एक गण की धातुएं अलग अलग है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ धातुएं दो दो तीन तीन गणों में पढ़ दी गई हैं, वो एक अलग तरीका है, वो आपको अलग से बता देंगे। कुछ धातुओं के विषय में, वो सभी धातुओं के विषय में नहीं है, ये जान, वो चुनिंदा है धातुएं गिनी। तो यहाँ पर परस्मई पद में आप देख रहे हो नंबर 1 पर अधभक्षणे को पढ़ोगे, फिर हन हिंसा गत्यो है, हन हन धातु को पढ़ोगे। मैंने यहाँ पर अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया है, अधभक्षणे हन हिंसा गत्यो। अनुनासिक का चिन्ह बस इसलिए यहाँ पर लगाया है, हालांकि वैमी व्याख्याकार उधर अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाए हैं। वो अनुनासिक का चिन्ह इसलिए लगाना पड़ा है हमें कि देखिए वैमी व्याख्याकार तो क्या करते हैं, जो जिनमें उच्चारण की योग्यता है उनको केवल मतलब उच्चारणार्थ मान करके हटाते हैं। और हम क्या करते हैं, नव्य परंपरा के अनुसार जिनमें उच्चारण की योग्यता है तो हम उनको इत संज्ञा करके हटाते हैं। दोनों में क्या भेद है कि हम उनको इत संज्ञा करेंगे तब अनुबंध को हटाएंगे, है ना। और प्राचीन लोग क्या करते थे, बस ऐसे ही उसे उच्चारणार्थ ही रखते थे, उसे संज्ञा वगैरह करते नहीं हटाते थे, अतः वो वहां पर अनुनासिक नहीं लिखते। लेकिन हमें इस परंपरा के अनुसार चलना है जो भाष्य सिद्ध परंपरा है, नागेश जी ने इस पर बल दिया है। अतः हमने अद हन, इनमें आप देख रहे हो वेद ज्ञाने यस भूमि, इधर तक जहाँ है उनमें अनुनासिक का चिन्ह दिया हुआ है। इसी कारण से जानने में सुगमता हो कि कहां पर वो आकार नहीं रहेगा, इसको बतलाने के लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अधभक्षणे, ये धातु भक्षण करने में आती है, खाने पीने सब। हन हिंसा गत्यो, ये धातुएं बड़ी फेमस है। अध धातु और हन धातु ये प्रायः आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हो उनके सिलेबस में लगा करती हैं। ये धातुएं, दो धातुएं तो प्रमुख रूप से रहती हैं। तो ये दो प्रमुख धातु हैं, हन हिंसा और गति अर्थ में आती है। एक यू धातु है, मिश्रणा मिश्रण, मिश्रण करने में और अमिश्रण करने में, मतलब दूर करने में भी आती है। या प्रापणे, प्रापण मतलब गति, वा गति गंधने, वा धातु गति गंधन अर्थ में। भा दीप्त क्षणासौ चे, सिरापा के और द्राकुत्सायाम गतौ, पिसाभक्षणे, राधाने, ला आदाने, दापलवने, पारक्षणे, ख्या प्रकथने। आप जिसके रूप बनाते हो ना ख्या, ये बड़ी प्रसिद्ध धातुएं हैं कुछ जिनके तो आप प्रयोग करते हो। ख्याति,
आख्याति, प्रख्याति, इसके खूब प्रयोग करते हो आप। आख्यायी में नो भवान रूपा, ऐसे कई जगह प्रयोग। 5 धातुओं से आप यहाँ पढ़ोगे वेद ज्ञाने, ये ज्ञान अर्थ में है ये धातु यहाँ पर, ठीक है। फिर असभुवि, ये धातु बड़ी ही प्रसिद्ध धातु है। जैसे आप उधर भू सत्तायाम पढ़े थे, ऐसी अस धातु भी भूवि अर्थात होने अर्थ में है, कहने का मतलब सत्ता अर्थ में ही ये धातु। और अंतिम में इणगत धातु। तो ये 18 धातु तो आपको प्रश्नी पद में इस गण में पढ़नी है। आत्मनेपदी धातुओं में सींग और इंग धातु, इंग अध्ययने बड़े ही प्रयोग होने वाली धातु है, अधीते जिसका रूप बनता है, ठीक है ना। तो अधिपसर्ग पूर्वक इनका प्रयोग होता, इसका धातु का प्रयोग होता है। तो ये बड़ी प्रसिद्ध धातु है, तो इसके जानकारी रखना जो है। और सिंह अपने सेते है, रामस सेते एक प्रयोग पढ़े थे आप हल संधि में, राम सोता है, तो सेते, सयाते, सेरते, बड़े ऐसे प्रयोग बनते हैं, सबको देखेंगे क्या क्या होता है। इसके बाद आपको उभयपदी धातुओं में आपको दुह प्रपूर्णे, उभयपदी वो इसलिए है कि स्वरितेत है वो धातु, आप देख रहे हो हमने उस पर स्वरित का चिन्ह दिया हुआ है। और स्वरित जो आकार है वो अनुनासिक भी है, आकारोत्तरवर्ती आकार, अतः उसकी संज्ञा भी हो जाएगी। धातु स्वरितेत है, स्वरितेत होने से आप उससे क्या करिएगा, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर, मतलब स्वगामी क्रियाफल होने पर उसे आत्मनिपद करिए, परगामी क्रियाफल होने पर आप उसे परस्मै पद का विधान करिए। ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद आपका दिह, उपचय, लिहा, स्वादने, ब्रूहि व्यक्तायाम वाची, ऊर्णुई आच्छादने, इतनी धातुओं को आप यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। और जिसमें से यह ब्रूहि व्यक्तायाम वाची धातु है, तो आप एक बार जो कह रहे थे रायचरण जी के हमने इस धातु के यहाँ पर लिट में और जाने कहाँ रूप नहीं देखे थे, रच धातु की आप बता रहे थे। ये धातु कुछ इस प्रकार की है, आप आगे पढ़ोगे कि इस धातु के रूप आपको जो है कुछ जगह दिखाई नहीं देने वाले हैं, कुछ ही जगह, मतलब सर्व लकारों में प्रयोग नहीं होने वाले। तो इसकी जो विशेष चर्चा है वाची पर वही करें। तो इस प्रकार की है ये धातु। तो चलिए सबसे पहले हमारी अधक्षणे धातु है, वहीं से आरंभ करते हैं। ये थोड़ा सा इसका परिचयात्मक हो गया, अदादि गण में आपको क्या क्या धातुएं पढ़नी है, लेकिन अदादि गण में आपको काम क्या क्या करने हैं, इसके लिए अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने तिप्तजी, सिप्तस्थ इत्यादि का सही से अभ्यास किया हुआ है, भू धातु का आपको सम्यक ज्ञान है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चले अब स्टार्ट हो जाते हैं हम हमेशा की तरह। अत धातु है, वर्तमान काल लट लकार से प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय आपके वही रहेंगे, प्रत्ययों के विषय में आपको मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। सिप्तजी, सिप्तस्थ, निब्बस, मस परस्मै पद में रहेंगे। आत्मनिपद में ता, ताम, जा, था, सा, थम, वही महीन यही रहेंगे। प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं उनको भी आप समझ लेना। और हल लकारों के अलग अलग हैं, लिट में क्या होना है, लटवकार में तो प्राय वही रहता है। और ये झूमता उमता को भी जाने रहना। जब आत्मने पद पढ़ोगे तो थासा से इत्यादि को भी स्मरण रखना, ठीक है। तो इन चीजों को तो जाने रहना। प्रत्ययों के विषय में जो कुछ भी कहना है वो सब वादिगण में प्राय कह ही दिया गया है, उसका अच्छे से अभ्यास कर लें। और ये अब यहाँ पर प्रकृति के विषय में अर्थात धातु संबंधी कार्यों के विषय में बतलाया जाएगा। प्रत्ययों के स्थान पर इधर कोई खास विधान नहीं है, थोड़ा एक आध जगह है अदादि गण में, नहीं तो प्रत्ययों की स्थिति तो वही की वही रहने वाली है। तो देखिएगा हमने लट लकार से प्रारंभ किया है, आप यहाँ से देखिएगा इसे अध लट, अध धातु से वर्तमान काले, वर्तमान काल की विवक्षा में, एक वचन की विवक्षा में, ठीक है। कर्ता, कर्तरी, क्योंकि लट जो है कर्ता अर्थ में लाना है, कर्तरी विवक्षायाम अध लट इति स्थिति, अध लट यह प्रक्रिया है, यह स्थिति कर लेना। उसके बाद क्या करना है, टिप है, लट के स्थान पर तिप, और तिप सार्वधातुक संज्ञक है, अतः कर्तरी सबसे सप भी कर लेना, स्थिति हो जाएगी अध सप्ति।
अद सप ती, यह स्थिति हो गई। अब यहाँ पर इस गण में अब जो एक कार्य होना है, सबका अ बचा लेना, अद अति अनुबंध लोप हटा लेना, सब कुछ अद आदि। अदादि गण में जो एक कार्य होता है, सभी धातुओं को जो होना है उससे कोई बचेगी नहीं, इसलिए उनका पाठ यहाँ पर दिया गया है। वो ये है अधि प्रवृत्तिभ्य सपः, ये सूत्र है। सूत्र क्या करता है, लुक स्यात्, सूत्र में तो इतना ही अर्थ है, लुक स्यात्, पूरा अर्थ इसको वृत्ति में जो लुक स्यात् है उसको सूत्र से जोड़ करके देख, तो अर्थ ऐसा कर लेना, अधि प्रवृत्तिभ्य धातुभ्य, अधि प्रवृत्ति जो धातु है, मतलब प्रवृत्ति मतलब अध से लेकर के, ठीक है, अधि प्रवृत्तिभ्य और धातुभ्य, क्योंकि सब धातु हैं तो धातु का अध्ययन कर लेना, धातु पद का, उसको भी क्या कर लेना, पंचमी बना लेना। तो सूत्रार्थ होगा अधि प्रवृत्तिभ्य धातुभ्य सपः, सपः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, सपः मतलब इत्युक्ते सप का लुक स्यात्, लुक हो जाता है। अब लुक क्या चीज है, आपने जब एक सूत्र पढ़ा था प्रत्यस्य लुक स्लू लुपः, कति शब्द पढ़े हो ना अजंत पुल्लिंग में, वहां पर प्रत्यस्य लुक स्लू लुपः ये पढ़ा था। इसका मतलब क्या है, प्रत्यय के लोप की तीन संज्ञाएं हैं, सॉरी प्रत्यय के अदर्शन की, मुझे क्या कहना है, प्रत्यय के अदर्शन की तीन संज्ञाएं हैं। यदि प्रत्यय का अदर्शन है तो उसकी लुक संज्ञा है, लुप संज्ञा है और स्लू संज्ञा है, क्योंकि स्लू को आप ज्योत्यादि गण में देखो। प्रत्यय के अदर्शन की तीन संज्ञाएं हैं, लुक, स्लू और लुप, और प्रत्यय के अदर्शन की एक संज्ञा और है चौथी, वो पहले कह दी गई है, वो है अदर्शनम लोपः, प्रत्यय के अदर्शन की एक लोप संज्ञा भी है चौथी। प्रत्यय का अदर्शन समझ रहे हैं ना, प्रत्यय का दिखाई न देना, ये हुआ प्रत्यय का अदर्शन। प्रत्यय के अदर्शन को, प्रत्यय के नहीं दिखाई देने को पाणिनि जी चार तरीके से उसको कहते हैं। कभी तो उसको लोप के नाम से व्यवहार करेंगे, कभी लुक के नाम से व्यवहार करेंगे उसका, कभी स्लू है और कभी लुप। इन चार नामों से पाणिनि जी अदर्शन, प्रत्यय के अदर्शन को व्यवहार किए। तो प्रत्यय के अदर्शन की कौन सी संज्ञा है, लुक। तो जब हमने यह कहा कि अधि प्रवृत्तिभ्य, अधि प्रवृत्ति जो धातुएं हैं उनसे परे जो सप आएगा, सप उस सप का लुक हो जाए, लुक हो जाए का मतलब उस प्रत्यय का अदर्शन हो जाए, क्या समझे विद्वान, उस प्रत्यय का अदर्शन मतलब अश्रवण। देखो शब्द का तो क्या है, शब्द का दर्शन, शब्द का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, शब्द का तो क्या है, श्रावण प्रत्यक्ष है, कानों से सुनते हैं ना जी। आप कहोगे कि भाई हम तो शब्दों को खूब देखते हैं, ये तो सब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्लाइड में जो लिखा है। अरे भैया आप लिपि के दर्शन करते हो, समझे ना, शब्द को तो सुनते ही हो, समझे, हाँ कैसे समझिए आप इसे। तो आपने क्या किया, सबका किया लुक, लुक का मतलब प्रत्यय का दर्शन, तो सबका लुक किया तो स्थिति यह हो गई अब आपकी अदति, और ये सबका अदर्शन मतलब जहां जहां सप प्राप्त रहा है, जैसे वही वही सबका आदर्शन है। जैसे कर्तर्थक सार्थ धातु परे रहते धातु से सप होता है, धातु मात्र से, ऐसे ही प्रत्यय का आदर्शन भी, अर्थात ये सप का लुक भी उन्हीं उन्हीं जगह होगा। जैसे मैं आपको कहा हूं लट, लट में सप होता था ना, तो लट में लुक भी होगा, ठीक है। और कहाँ होता था सप, लोट में होता था, इसके बाद लंग में होता था और लिंग में होता था, विधिलिंग। तो इन जगह, इन सभी जगह सब क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, मतलब सबका आकार नहीं सुनाई देना है भाई, कहने का मतलब ये। तो आपने क्या किया, सबके आकार को डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया उसे, तो अदति, ये अदति ये स्थिति बनेगी। अब एक बार ध्यान रखना, जिन लोगों ने हल संधि को थोड़ा कमजोर तरीके से पढ़ा है, उनके लिए अदादि गण में
कुछ ज्यादा नहीं है। और जो अदादी जो हल संधि ठीक से पढ़ लिए हैं उनके लिए अदादिगण कुछ भी नहीं। हल जो संधि प्रयुक्त कर रहे हैं, क्यों, बीच में से सप का आकार जो कि अच था वो तो भाग गया। अब वो भाग गया तो अध के दकार को तिप का ती परे है, तो एक सूत्र है खरीचर, क्योंकि खर परे है तिप का ती, तो खरी झलाम चरासी, जल को चर हो जाएगा। तो दकार उसका प्रथम अक्षर है, तकार, तो वो तकार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, अत्ति और मिला के अत्ति, ये रूप बने। अब आपके प्रत्यय तो सब याद है ही, तिप्ता जी ये सब लाते हो आप। अब बस अब यही बुद्धिमानी से देख करके वहां पर प्रयोग करिए कि कहां पर आगे जो प्रत्यय पड़े है उसके परे रहते कौन सी संधि की स्थिति बन सकती है, उस संधि को यथायोग्य करते रहिएगा। तो संधि का अभ्यास आपको है, इसमें तो हल संधि का ज्यादा आपको काम पड़ेगा, क्योंकि बीच में से अच भाग गए। अब जो बात बची, हल हल के बीच की बात बची है, हल आपस में निपट के बीच में हल आपस में ही निपटाएंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब आप अति रूप बनाना सीख गए ना। अब आपके लिए हमने इधर ये रूप लिख दिए हैं, इन्हें एक बार देख लीजिए। अद आगे तस लाओगे तो तस में भी वही स्थिति है, सबका लुक तो सब जगह करना है, ठीक है, सब तो कहीं बचा के रखना ही नहीं। तो अद तस, ये तो बहुत, अब अद तस डायरेक्ट, अब तो पूर्व में धातु रहेगी, बीच का विकर्ण गायब हो गया। तो देखो अदादिगण की सब धातुओं में क्या होना है कि जिस सब विकर्ण है वो कहीं भी नहीं रहना है, इसलिए इस गण की धातुओं को ये भी कह दिया जाता है कि लुक विकर्ण धातु है। मैं क्या कह रहा हूं, लुक विकर्ण, अर्थात जो सबका लुक हो गया है, तो लुक रूप विकर्ण है यहाँ पर है? इसलिए इनको लुक विकरणी धातु भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो बनेगा अद तस, और यहाँ पर भी भैया दकार को क्या हो जाएगा, खरीचा है ना, खर परे है ना तकार जी। एक बार देख लिया करो, ख फ छ ठ थ च ट त आ गया। आपको प्रत्याहार बोलने पर यदि अक्षर क्लिक नहीं हो रहे हैं, समझना कि आपका भी श्रम में कुछ कमी रह गई आपने, क्योंकि यहाँ तो सब आगे पीछे जो वर्ण है उसे ही लेना देना है व्याकरण शास्त्र में, तो क्लिक होने चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे हम जब मोबाइल चलाते हैं ना, तो मोबाइल चलाने में जो जहां पर लिखा रहता है हाँ करो पेमेंट, तो पेमेंट पे क्लिक करते ही तुरंत पेमेंट हो जाता है, किसी फाइल को टच करते ही वो तुरंत फाइल खुल जाती है। ऐसे ही हमारे द्वारा जब प्रत्याहार बोले जा रहे हैं, तो प्रत्याहार बोलते ही उसमें आने वाले शब्द आपके दिमाग में उसी तरीके से प्रस्फुटित होने चाहिए, क्लिक हो जाने चाहिए, तब आनंद है इस सब चीज का। तो अब तो हमें खरीचा लगा लेना है, झल है आपका दकार, तो खरी जलाम चरासी, चर हो जाएगा, चर क्या होगा, तकार होगा। क्यों, या तो चढ़ स्थान मिला लेना, नहीं तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि उसका उस वर्ग का प्रथम अक्षर कर लेना वो। तो अतः और अद आगे झी लाइए, झी को अंति कर देना है। तो यहाँ पर तो अब देखिए आगे खरीचा की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आगे खर परे है ही नहीं, यहाँ तो अंति का कार परे है। तो इसलिए क्या करो, कुछ मत करो भैया, वर्ण सम्मेलन कर दो, तो अदंती रूप बना लेना। उसके बाद लाइएगा सिप, अद सी, सिप खर है क्या, नहीं खर है, क्योंकि स नीचे आते हैं तीनों सकार, तो मतलब खरीचा लग जाएगा, तो दकार को तकार हो जाएगा खरीचा लगने से, तो बन जाएगा अतसी। और यहाँ पर अद थस और दकार को थस, थस तो है खर पर खरीचा लग जाएगा यहाँ पे, अथ, और यहाँ पर भी अथ, और इधर मिप। अच्छा देखिए, मिप का मी खर प्रत्याहार में नहीं आता है, क्योंकि खर प्रत्याहार देखिए खप छठा से शुरू होता है, और मिप का मी तो यमगणनम में पहले ही निकले हुए रखे हैं ये सब। अतः यहाँ पर मत लगाइएगा खरीचा, तो क्या करे भैया, कुछ ना करो, अदमी वर्ण सम्मेलन कर दो, वर्ण सम्मेलन करके बन जाएगा अदमी। दकार और मकार के संयोग से ये है,
है, अदमी ऐसा बना हुआ है। जैसे पद्म, पद में भी तो दामा का संयोग है, तो ऐसे वर्ण जुड़ के मिलके बनते हैं अदमी। आगे वस, जब वसमस प्रत्ययों को भी देख लो, वसमस प्रत्यय ये भी खर में आते नहीं है, क्योंकि वकार हैवरट में छूटा रखा है, मकार यमगणनम में छूट रखा है। तो यहाँ पर भी आप खरीचा मत लगाइएगा, तो क्या करिए, सीधे अद्वह अधमह वर्ण सम्मेलन करिए, रूप सिद्धि करिए। तो आपने जो यहाँ समझा, ठीक है जी, इस समझ को अब हर जगह के लिए विकसित कर लीजिए, और कोई विद्वान एडिटिंग ना करें भैया इस पे। हाँ, तो अद में सरोज कुमार जी, हाँ सरोज कुमार जी है, कुछ मत लिखना आप, हम उसे मिटा देते हैं। हाँ चलो, क्योंकि आप लिखोगे ना, तो आप से लिखवाया जाए तब लिखना, अभी जब आपको अनुमति नहीं दी जा रही तब मत लिखना। तो सरोज जी अब आप छोड़ दो उसे लिखना करना। चलिए आगे बढ़े। तो अब मुझे लगता है आप ये लट लकार के रूप आगे सर्वत्र बना लोगे, हर धातुओं के इसी तरीके से, यही तरीका है। कहाँ कहाँ आपको खरीचा लगाना है इसका विवेक रखिएगा बस, और सबका लुक तो हर एक जगह करना है, तो ये हो जाएगा अदमी अथवा अदमा। ठीक है ना, थोड़ी सी टोन अलग है क्या नहीं, वादी वादी गण के उससे, है ना, थोड़ा टोन अलग है, ध्यान रखना इसकी। अब अदादी, अब इस सप विकर्ण वाली जो जो धातुएं हैं, कहने का मतलब अदादी गण में आने वाली जो धातुएं, ऐसे ही सबके प्राय रूप रहेंगे। लट लकार की कंडीशन आपको बता दी, इन सब रूपों को इधर भी लिख दिया गया है मूल कार के द्वारा। ठीक है, अब आइए लिट लकार में प्रवेश करते हैं। लिट लकार की स्थिति क्या है कि अध धातु से लिट लाइएगा। लिट लाने पर एक सूत्र है यहाँ पर दिया हुआ है, लिट्यन्यतरस्याम। सूत्र का ये अर्थ है अदो घसलरी वास्याद लिटी। ये सूत्र अध के स्थान पर, धातु के स्थान पर, अर्थात प्रकृति के स्थान पर कुछ आदेश का विधान कर रहा है। ये सूत्र ये कहता है कि अध धातु का, अध धातु को क्या हो जाए, घसलरी वास्यात, घसलरी आदेश हो जाए। वाह मतलब विकल्प से, स्यात मतलब हो, लिटी मतलब लिट के परे रहते, लिटी सप्तमी है ना, तो लिट के परे रहते, तो लिट परे है, तो क्या कर दे, अध धातु को घस कर दीजिए। तो हमने अध धातु को कर लिया घस, पूरे के स्थान पे करना है। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा, अनेकाल से सर्व से सूत्र कर लिया। स्थिति हो गई हमारी अद लिट, और लिट के स्थान पर भी तिप ले आए और वो घस कर लिया, तो घस तिप, और तिप के स्थान पर नल कर लिया। परस्मी पदानाम नल तो स्थल तो सुनलवमा, याद रखे रहना है। और धातु को कर लिया रित्व, स्थिति हो गई घस घस अ। ये सब पुरानी कहानी है, वादीगण वाली स्टोरी है टोटल, देखे रहना। तो घस घस अ, अब आपने पूर्वोभ्यास हलादि शेषा करके घ घस अ, इतनी स्थिति की। इसके बाद एक सूत्र था आपका कुहोश्चु, अभ्यास के में जो कवर्ग या हकार हो उसको क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। तो तो यहाँ पर है घकार, तो घकार को कर लेना झकार पहले, कुहोश्चु। फिर एक सूत्र है आपका अभ्यास चर्च, अभ्यास में झलों को होता है चर, तो झ को चर करेंगे, तो चर का मतलब चट त ये सब वर्ण है उसमें, है चर्च, उसकी बड़ी लंबी व्याख्या है पूरे की। अभ्यास जलाम जसच्यु चरश्च, तो वो वहां पर विवेक ये रखना पड़ता है कि झसाम जसा खयाम चरा, झसों को तो जस करना है, खयों को चर करना है। तो यहाँ पर ये आ गया, झस में आ गया, तो झस में आ गया मतलब झमाएंगे कि झास से लेकर के प्रारंभ हुआ ना जिस प्रत्याहार, तो झ झस में आ गया, तो इसको जस कर दिया, तो मतलब झा को कर देंगे हम ज, तो दोनों का उच्चारण स्थान समान है, तालु तालु, तो झा को कर दिया ज।
तो स्थिति हो गई ज घस अ। ठीक है, अब एक आप सूत्र पढ़े हो अतोपधाया, क्योंकि ये ऋणित प्रत्यय है आपका, तो उपधाकार को वृद्धि हो गई। तो एक घस में जो आकार है आपको जो दिखाई दे रहा है, घस आकार से पूर्व में आकार, इसको क्या कर लिया आपने, वृद्धि कर ली। वृद्धि कर ली तो स्थिति बन जाएगी ज घास अ, और मिलाइएगा इसे जघास, क्या रूप बन जाएगा, जघास। अब जो लोग लिट चरने तरस्याम सूत्र को नहीं पढ़े होंगे, उनसे कह दिया जाए बताओ ये जघास किस धातु का रूप है, और हम उसमें ऑप्शन में यदि घास धातु भी लिख देंगे ना, तो वो घास का भी इसे रूप बता देंगे कि घास धातु का रूप है। ठीक है, तो ये थोड़ा विवेक रखना है कि लिट तरस्याम या सूत्र लिट में धातु है अद, लेकिन कर देता है घस, घसलरी कर देता है, घसलरी का घस बचता है, तो वो जघास यह रूप बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, अब तो घास धातु नहीं कहोगे ना। चलिए अतुस में आइए, अतुस में थोड़ा एक प्रक्रिया है, हम अभी ध्यान रखना लिट तरस्याम सूत्र द्वारा अद को जब घस होता है उसी प्रक्रिया को बतला रहे हैं। घस नहीं होगा तब, जब केवल अद अद ही रहेगा तब क्या होगा ये बाद में कहेंगे उसको। ठीक है, अतुस में आ जाइए। अब है घस अतुस, धातु को द्वित्व कर लो भैया, सब लिट लकार का पुराना काम है। तो घस घस अतुस क्या करो, वही पूर्वाभ्यास हलादी शेषा। तो घ घस और उसको ज बना लो, झ और ज, अभ्यासी चर्च लगा करके ज घश अतुस। और उसके बाद एक सूत्र है गम हन जन घसाम लोपा किंगित्यनगी, नीचे जो सूत्र देख रहे हो आप, पहले इस सूत्र को पढ़ाए। इस सूत्र में क्या है, गम धातु आई थी, वहां पर आपने शायद इसे पढ़ लिया है। तो गम हन जन खन घसाम, ये खन और घसाम एक पद है ना, थोड़ा इसमें अलग हो गया, आप उसे मिला लेना, खन और घसाम। तो गम हन जन खन घसाम मतलब ये सब धातुएं हैं, पढ़ी गई है। एक तो गम धातु, एक हन धातु, और एक जन धातु, एक खन धातु, और ये घस घस तो धातु आप पढ़ ही रहे हो, एक घसाम। इनको क्या हो जाता है, लोपा, इनको लोप हो जाता है, इनको उपधा का लोप। किंगित्य नगी, कहां पर होता है ये सब काम, के अनंग भिन्न कित अंगित प्रत्यय के परे रहते, कित प्रत्यय परे हो या अंगित प्रत्यय परे। आप ये जानते हो कि लिट लकार में असंयोगात लिट कित सूत्र के कारण असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाते। अपित लिट का मतलब हुआ तिप सिप मिप को छोड़ करके, ये वाली एरो छोड़ करके, और इधर का जो है छह, वो सभी क्या हो जाते हैं, कितवत। तो वहीं पर आपको गम जन हन घसाम लोपा किंगित नगी को लगाना है। ठीक है, सूत्र करता क्या है, सूत्र उपधा का लोप करता है। सूत्र को क्या करना है, उपधा का लोप। ठीक है, अच्छा, ये हालांकि उपधा लोप है, ये द्वत्व से पहले भी प्राप्त होता है, लेकिन दुर्वचने चीज को बाध देता है, तो इसलिए द्वित्व पहले हो जाता है और उपधा लोप के इस सूत्र की प्रवृत्ति बाद में होती है, द्वित्व कर लेने के बाद। ठीक है, अब हमें उपधा लोप करना है। उपधा संज्ञक वर्ण क्या है आपका, ज घस अतुस में, मतलब यह स्थिति जब आपकी रहेगी ज और घस अतुस, तो अंत्यल से पूर्वर्ण उपधा संज्ञा होती है। अंत्यल से अंत हो गया सकार, अंत्यल से पूर्वर्ण हो गया घकारोत्तरवर्ती अकार, मतलब घ में रहने वाला जो अ, वो, उसको इसने क्या कर दिया है, लोप कर दिया। लोप हो गया तो स्थिति अब आपकी कहां तक बन गई, ज घ स अतुस, मतलब गकार भी हल हो गया और उसके बाद दंत वाला सकार है, तो ज घ स अतुस, ये स्थिति हो गई। इतनी स्थिति का आप ध्यान रखना है। इसी स्थिति को बयां करते हुए वरराजाचार्य जी ने आगे एक पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति को देखो, वो पंक्ति क्या है।
वो पंक्ति उन्होंने लिखी, उपधालोपः। उपधालोपः से वो ये स्मरण दिलाना चाह रहे हैं वरदराजाचार्य जी। उपधालोपा का मतलब ये है कि गम हन जन घसाम लोपा, किंगित नगी से उपधालोप कर दो। उपधालोप कर दो तो स्थिति क्या बना लो, ज घ स अतुस, ऐसी स्थिति बना लो, ऐसा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो ऐसा कर लो उपधालोपा। उसके बाद एक उपधालोपा के बाद घस्य चरत्वम, ये जो घस्य चरत्वम जो लिखा है ना जी। आपकी पुस्तकों में, तो एक घस्य चरत्वम यहाँ पर लिखा हुआ है सासी बसी घसी नामचा के बाद। जी। ठीक है, लेकिन वह जो संस्करण है एक चैन्य वाला दक्षिण का जो संस्करण है वहां पर घस्य चरत्वम ऊपर ही लिखा हुआ था। खैर प्रक्रिया के सौकर्य से वहां पर भी वो पाठ हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घस्य चरत्वम का मतलब क्या है, हमने तो उस घा को चरत्वर तो सब कुछ कर लिया है, घा को ज बना लिया है। मतलब जो घस घस था ना, घा को पहले हमने तो कोष्चू भी लगा डाला, कोष्चू के बाद हमने अभ्यास चरसल से मतलब अभ्यास चर्च भी लगा दिया, तो घस से चर तो हम तो कर चुके हैं। जी। ठीक है, उसी बात को ये लिख रहा है कि गकार को चरतों अर्थात अभ्यास चर से चर करना है। तो उसकी स्थिति कैसे भी समझ लेना, सासी बसी घसी नामचा से पहले या सासी बसी घसी नामचा लगाने के बाद में है, वो तो आपको कर ही ले रहा है, अभ्यास संबंधित कार्य है। तो ये है घस्य चरतम की कहानी। आगे बढ़िए, जब आपकी स्थिति क्या हो गई, ज घ श तुस, ऐसी स्थिति होने पर अब एक सूत्र है ना आपका आदेश प्रत्यय, अभी तक आप उसी से मूर्धन्य शकार किया करते थे, दंत शकार को मूर्धन्य शकार, अब तक आप आदेश प्रत्यय से किए। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बन जा रही है श्याम जी का आदेश प्रत्यय लग नहीं पा रहा है, क्योंकि पूर्व में घ और उसके बाद कौन है, स। वो सूत्र कहता है इड़ और कवर्ग से परे। जी। तो कवर्ग तो पूर्व में है घकार, तो घकार का पाठ कवर्ग में आता है जी। लेकिन उसके लिए दो शर्त है, आदेश रूपी सकार हो अथवा प्रत्यय का अवयव सकार हो। जो दंत सकार हो या तो वो आदेश का सकार हो या प्रत्यय का अवयव सकार हो, ये दोनों का ही नहीं है, ये तो प्रकृति का सकार है। घस जो अर्ध धातु के स्थान पर जो घस हुआ है उसका है, अतः वहां पर वो नहीं लग सकता आदेश प्रत्यय। इसलिए क्या करना पड़ा, एक दूसरा सूत्र बनाना पड़ा सकार करने के लिए। वो सूत्र है आपका सासी वसी घसी नाम च। इस सूत्र कहता है इण को भ्याम परस्य, इण को भ्याम परस्य तो इसका वैसा ही है, उसी के जैसा जो आदेश प्रत्यो में इण और कवर्ग से परे। ए शाम इण कुभ्याम परस्य ए शाम, ए शाम मतलब शासी वसी घसी राम, सास धातु वस धातु और घस धातु, तीन धातु है लेना, सास धातु वस धातु घस धातु। इनको क्या हो जाता है, ए शाम शस्य शह स्यात्, इनके दंत शकार को मूर्धन्य हो जाता है, शस्य शह स्यात् मूर्धन्य हो जाता है। तो इण और कवर्ग से परे होने चाहिए, तो यहाँ पर एक घकार के बाद है ना, तो कवर्ग से परे है वो दंत शकार, उसको कर देना है आपको मूर्धन्य। मूर्धन्य कर लिया तो स्थिति हो गई अब आपकी ज घ श अतुस, मूर्धन्य कर लिया। इसके बाद आप अपना एक पुराना सूत्र पढ़े ही हो, खरी च। अब सकार खर परे है, खरी परे झलाम चर हस्यु, तो घकार को हो जाएगा ककार। जी। तो स्थिति हो गई अब आपकी ज क श अतुस, और क श संयोग क्ष बना लीजिएगा। आपने बना लिया, वर्ण सम्मेलन कर दिया, तो जक्षतु, देखो क्या अद्भुत रूप बना। तो जघास जक्षतु, और इसके बाद आएगा तो उसके बाद उस। तो इधर वाली जो जो प्रक्रिया रह रही है देखिए, थोड़ा इनको गौर करिए। जगास वो जक्षतु जक्षु, जक्षतु जक्ष, जक्षिव जक्षिम, ये सभी क्या है, कितलिट है। असंयोग से परे जो अप्रतिलिट है वो सब कितवत हो जाता है। कितवत हो जाने से यहाँ सब जगह क्या हुआ है, उपधा का लोप, उपधा का लोप हुआ है। उपधा का लोप हो जाने पर क्या काम बढ़ गया,
के सासी बसी घसी नाम से मूर्धन शकार हो गया, और पूर्व में जो घकार था उसको खरीच से ककार करके का संयोग से क्ष हो गया। तो इधर आपको वो क्ष हर जगह दिखाई दे रहा है। प्रत्ययों को जोड़ते जाइए फिर तो आप जघास जक्षतु जक्षु, जगह से था। इधर नहीं वो करना है। जी तो इसलिए जगह जगह से था, जक्षतु जक्ष, जघास जघस, और जक्षिव जक्षिमा। यहां तो इस तरीके से रूप बने, ठीक है। अब थल के रूप को थोड़ा कह देता हूं, क्यों थल में एक इट की कहानी रह जाती है हर बार। एक इट की कहानी बतानी पड़ती है ना आपको, क्रादि नियम बताना पड़ता है, भरद्वाज मुनि स्मरण करने पड़ते हैं भरद्वाज नियम भी है ना एक इसमें, वो भी स्मरण करना पड़ता है। तो देखिए जगह सिथा में इन्होंने इट किया हुआ है, और वो इट कैसा किया है, इन्होंने नित्य इट किया है। ध्यान देना राइचर, यहाँ पर कोई मतलब नित्य इट है, मतलब एक ही बार इट करने से वो रूप बन गया है जगह सिथा। और हमने जो रेड कलर में लिखे हैं वो जो रूप है, वो जब घस नहीं हुआ वो तब की है कहानी, उसको अभी हम नहीं जा रहे, उसको बाद में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर नित्य इट किया कैसे संभव हुआ, तो देखिए आपकी घस धातु, ध्यान रखना, अब हम अध की बात नहीं कर रहे, अध के स्थान पर होने वाले घस की बात कर रहे हैं। जी तो अब बताइए, शांतेषु घस वसति द्वौ, एकाचुब्द पढ़े हो ना, शांतों में दंत सकारांतों में कौन है, घस भी, घस और वस दो धातुओं का पाठ है, दो धातु अनेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एकाच उपदेश से अनुदात इस नियम के अनुसार तो ये धातु अनेट है, और जिसके कारण आर्धातु कस्टिड बलादि सूत्र द्वारा इडागम नहीं होना चाहिए था। जी लेकिन आप तो भैया लिट लकार का रूप बना रहे हो ना, तो यहाँ तो इट की अलग व्यवस्था है। तो चलो क्रादि नियम में चलते हैं, क्रादि नियम में गए। क्रादि नियम तो ये कहता है कि क्री श्री व्री व्री इन 8 धातुओं से अन्य कोई धातु यदि है तो लिट लकार में तो उसको इडागम कर दो आप आंख बंद कर। तो हमारी जो एक घस धातु है वो क्री श्री व्री व्री उन 8 धातुओं में नहीं आई है, अतः इसको इडागम नित्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको इडागम क्या होता है, नित्य प्राप्त होता है। अच्छा, अभी विचार कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर अचस तासो थल्लटो नित्यम भी लग जाएगा क्या। तो वो सूत्र कहता है तासो नित्यानिट, तास में जो नित्य धातु नित्य अनिट होनी चाहिए। लेकिन आपकी जो एक घस धातु है इसका तो तास में प्रयोग होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अध धातु को जो घस होना है वो लिट में ही होना है। तास का मतलब लुट लकार, लुट लकार में तो अध ऐसा ही रहता है, घस आदेश लुट लकार में तो होता ही नहीं है। तो जिसके कारण क्या है, तास में नित्य अनिट हो, ये तो तास में होती ही नहीं है तास में नित्य अनिट होना और किसी धातु का तास में रूप ही नहीं बनना, दोनों में अलग अलग बातें हैं ना जी। तो इसलिए तास में तो इसका प्रयोग होता ही नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा कि तासो थलटो नित्यम सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति नहीं। तो जब उसकी भी प्राप्ति नहीं है तो ऋतो भारद्वाजस्य जो नियम है, सुन लेना, ऋतो भारद्वाजस्य जो भी वैकल्पिक नियम करता है वो अचस तास्वत के द्वारा विधान किए गए का अथवा उपदेशित त्वता के द्वारा विधान किए गए का ही विकल्प करता है। क्री श्री व्री वाले नियम से प्राप्त होने वाले का विकल्प नहीं करता है। तो इसलिए क्या होगा, भरद्वाज जी का नियम भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अतः यहाँ पर लिट लकार में क्री श्री व्री व्री इस सूत्र के द्वारा ही अर्थात केवल क्रादि नियम के इस प्रथम सूत्र द्वारा ही नित्य कर दिया। और ये नित्य जैसे इधर कर रहे हो, आगे और जगह भी जहां जहां बला दी धातु को वहां पर जैसे जक्षिम जक्षिम भी बनाओगे वहां पर भी नित्य इडागम करना है जी। तो चलिए नित्य इडागम कर लेंगे तो रूप बन जाएगा जघ शीथ। आगे का रूप अगर आप जान ही रहे हो, जक्ष तू जक्ष, और यहाँ के जगास जघस ये दो रूप कब बन गए,
णलोत्तमोवा से विकल्प से नितवत भाव हुआ, तो जब नितवत भाव पक्ष में वृद्धि हो जाएगी तो जगह अन्यथा जगत से रूप बनेगी जी और जक्ष विजक्ष में इडागम करने के बाद रूप में। तो आप समझ गए होंगे, आपको ये छकार जो दिखाई दे रहा है वो वहीं पर है, केवल जहां पर आपने गमहन जन साम लोपा कित में लगाया है। इधर कहीं पर भी देखो लोप नहीं है उसका, अकार का बीच में से उपधाभूत अकार का, तो वहां पर तो घकार में अकार वाकायदा सुनाई दे रहा है, चाहे जघास हो चाहे जगसित हो, हर जगह। तो मुझे लगता है ये रूप आपको आ गए होंगे। अब हम उस रूप को भी सिद्ध कर लेते हैं जब हमें घस नहीं करना लिट में, एक बार तो नहीं करना तो ठीक है, अच्छी बात है। स्थिति होगी अद, स्थिति क्या होगी, अद अद अ। मैं रूप एक बार बना करके दिखा देता हूं अभी। अद अद अ, एक सूत्र आपने पढ़ा था अत आदि, कि भैया किसी धातु के अभ्यास में आदि अकार आ जाए तो उसको दीर्घ कर ले, दीर्घ कर लेने से अतो गुणे का जो पररूप है वो बाधित हो जाता है। तो हमने दीर्घ कर लिया तो स्थिति हो गई आ अद अ, और वो पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करके आ अद अ, और जो प्रक्रिया कर लेना थोड़ा सवर्ण दीर्घ करके आद, यह रूप यहां बना लेना। क्या रूप बना लेना, आद। अब यहाँ की प्रक्रिया तो सरल है इसके, क्योंकि जब आप घस करते थे तभी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते थे, घस नहीं कर रहे हो, अद है तो बस आप वर्ण सम्मेलन करते जाइए। तो आद आदतु आदु, आदि था आदतु आद, आद आदि व आदि। आदि था में फिर इडागम का चक्कर, वो भी अब मुझे एक बार आपको फिर दोबारा से बताना पड़ेगा, क्योंकि इडागम के लिए स्पेशल सूत्र दे दिया, इडत्यर्तिव्ययति नाम, अलग से सूत्र दिया है। क्यों देना पड़ा है ये सुन लीजिए। अब घस धातु को आप जाइए भूल, आपकी है अध धातु ठीक है, मूल पर वापस आ जाइए। अध धातु से थल लाए और वो सब बना करके आद थ, ऐसी स्थिति हो गई। अध धातु को आप धातु कष्ट बलादि से इडागम तो प्राप्त है, लेकिन ये दांतेसु में पढ़ी गई है ना, अद छेद खेद तुद एकाचोपदेश के द्वारा निषेध हो जाएगा। क्यों जी? जी धातु धातु अनिट है, इडागम नहीं हो सकता। लेकिन क्रादि नियम यदि लगाते हैं तो क्रादि नियम से तो इसे लिट में इडागम प्राप्त है जी। अच्छा, उपदेशित्वतः अच्छा, तास्व थलिटो नित्यम तो नहीं लगेगा, उपदेशित्वतः यहाँ लगेगा, क्योंकि अकार वाली धातु है। अजंतो कारवानवा थली वेडयम, कौन सी है? अकार वाली धातु है, अध धातु जी। तो इसको क्या है, उपदेशित्वतः से क्या हो गया, थल में इडागम का निषेध हो गया। लिट में तो सर्वत्र लिट प्राप्त है क्रादि नियम द्वारा, लेकिन केवल थल में, मैं क्या बात कर रहा हूं, लिट के केवल थल में, एक स्थल पर क्या हो जाएगा, इसको इडागम का निषेध हो जाएगा उपदेशित्वतः से। लेकिन भरद्वाज जी आएंगे, वो कहेंगे अरे भाई, अच्छा एक बात और मैं कह दूं यहाँ पर, तासौ नित्यानिट, उसमें भी ये शर्त है उपदेशित्वता में भी, तास में नित्यानिट होनी चाहिए धातु, और अध धातु का तो तास में लिट लकार, वो लुट लकार में प्रयोग होता है ना जी। जिस कारण से क्या है, तासौ नित्यानिट, तास में नित्यानिट होने के कारण उपदेशित्वता सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो जाएगी। ऋतो भारद्वाज नियम से क्या कर लेना, विकल्प से है, क्योंकि वो तो कहते हैं हृदंता देव थलो नेड भरद्वाज मतेना, हृदंतों में ही थलमेट मत करना है। तो ये तो हृदंत से भिन्न है अध धातु, ये तो दांत है आपकी धातु, दकारांत है। तो इसलिए यहां पर क्या कर लिया आपने, इडागम कर लिया। तो अब इडागम देखो यदि हम करते तो इडागम करना लिया, सुन लो, इडागम यदि हम करते तो वैकल्पिक इडागम होता, एक बार होता क्योंकि भरद्वाज नियम है, एक बार नहीं होता। भरद्वाज जी कहते हम तो करेंगे, पाणनी जी कह रहे हैं कि हम भैया उपदेशित्वतः वाले हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अतः वो जो वैकल्प प्राप्त था उसको यहाँ पर बाधा गया है इडत्यर्तिव्ययति नाम, इस सूत्र के द्वारा। इस सूत्र का थोड़ा पदच्छेद हमने लिख दिया है, इड अति अर्ति व्ययति नाम, ऐसे थोड़ा इसमें अलग अलग कर लेना है। इसमें थोड़ा मुझे पदच्छेद करना इसलिए लगा के कभी कभार भ्रम हो जाता है, स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए पदच्छेद करना है। अभी
अब जैसे सबसे इड को तो अलग छांट के रख लो। अत्ति, अत्ति का मतलब है अध। देखो अर्थ अर्थ में आप देख रहे हो ना, सबसे पहले दिया है अत्ति मतलब अध, क्योंकि अध धातु का ही तो अत्ति रूप बनता है। जी अर्ति, अर्ति मतलब री धातु, और व्ययती नाम का मतलब वे धातु। ये तीन धातु हैं। इस सूत्र ने तीन धातुएं छांट ली, अध री वे। तो इडत त्यर्थ व्ययती नाम उसमें पड़ी गई है वो। इनको क्या होता है, एभ्यस थलो नित्यम इडागमस, नित्यम इटचार। इन धातुओं को तो भाई थल में नित्य इडागम हो जाए, और हम कहीं की दुनिया की बात नहीं कर रहे इडागम के लिए, केवल थल की बात कर रहे हैं। क्योंकि थल तो इडागम तो बहुत जगह होना है, जहां जहां बलादी अर्धातुक होगा उन सभी प्रत्ययों में इडागम है, लेकिन हम केवल थल की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या जी करना, नित्य इडागम करना। तो भैया नित्य इडागम कर देंगे तो आदिथ रूप बना लेंगे। तो आदिथ, आधथु, आद, आद आदि वादे में रूप बन जाएंगे ना। तो जी यही अद धातु की लिट लकार तक की कहानी थी। इससे आगे की जो कहानी है, आगे की लकारों की, उन्हें हम अगली कक्षा में लगातार पढ़ेंगे। अब तक जो हमने उसे बताया आपको, इसका हमने उस से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 1 मिनट में इसका भी अवलोकन कर लेते हैं। 2 स्क्रीनशॉट है ये। चलो भैया देखो, सबसे पहले विद्वान क्या लिखे हैं, ये आपके सदाशिव जोशी शास्त्री जी, काशी के बड़े पंडित प्रकांड थे ये, है। तो ये लिख रहे हैं कि अथ लुग विकरणाम धातु निरूपयितुम उपक्रमते। क्या वो लुक विकर्ण धातुओं को निरूपयितुम कहने के लिए उपक्रमते अर्थात उपक्रम करते हैं। उपक्रम मतलब उन्हें कहना आरंभ करते हैं। तो उपक्रमते समझ रहे हो ना, उपसर्ग पूर्वक क्रमोपाद विक्षेपे धातु आपने पढ़ रखी है। जी अब ये सभी शास्त्रों की संस्कृत है, ये सबको आपको अर्थ लगना, समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैसे वो लोग लिखते हैं। तो चलिए क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं अनिडियम, ये धातु अनिट है। तो सबसे पहले सूचना दे दी, क्यों, अध छिद कृत दांत में पड़ी गई है ना, इसलिए। चलो भैया, आदि प्रवृत्ति व्यय का अर्थ कैसे करना है, क्या क्या अनुवृत्ति है वो लिख दिया है। लोग अत्ति बना रहे हैं, अत्ति बना के देख लेते हैं। अधभक्षणे अस्मात् धातु वर्तमान लटती लटी, और अटयो रित संज्ञायाम, लट में से अट की संज्ञा हो जाएगी, लकार मात्र बचेगा। लह स्थाने तिप्तजी इत्यादिना परस्मयी पुरुषैक वचने तिपी, और पगते अद पी पी जाते तिंसित सार्व धातुओं में तिपह सार्व धातुकत्वे कर्तरी सपेति तपि तिपि, और सपी जाते अधि प्रवृत्तिभ्य सपह इति सपो दुखी, और खरी चैति दस चरत्वे अत्ति इति रूपम। क्या रूप बन जाएगा, अत्ति बना लोगे। अब मैं जब मुझे लगता है जो अत्ति बना लेगा उससे अतः अदंती ये रूप बनाने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अतः हम इनको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अदंती भी बन जाएगा झुमता से। अब सीधे आ जाते हैं हम लिट लकार, ठीक है, जहां आपने जघास रूप बनाया था। जघास कैसे बनाना है, अर्ध धातु पर उक्षे लिट लिट कहानी आप जानते ही पूरी। तिप तिपोणली अनुबंध लोपे लिट्यन्य तरस्यामिति अदो घसली आदि से जाते घसली में से लिकार संज्ञक हो जाता है। तो लिकार से संज्ञायाम लोपे च घस इति स्थिते लिटि धातु अभ्यास द्वत्वे पूर्वाभ्यास आदि शेषा कोशु हस्य। जब कोशु लगा दोगे ना तो हस्य झत्वे झकार होगा पहले, अभ्यास से चर्चा इति झस्य जत्वे, फिर झकार को तब जकार होगा। ये 2 स्टेप का में उसे बनाना है। पहले जो है जो घस है तो घकार को झकार और झ को ज है, वो अभ्यास चर्च से बनाना। और अतुपधाया इति धकार से वृद्धौ जगास इति रूप, जगास बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जक्षतु के लिए देख लो, वो आगे लिख रहे हैं सासी बसी हसी नाम से इन सबका व्याख्यान करके। जक्षतु के अध धातु लिटा तसी, और तसो तस को अतुस कर देना, फिर लिट तस्याम लगा लेना। अग्रिम पेज पर देखिए, ये पेज यहीं तक था। चलिए फिर क्या कर लीजिए, अदो घसला दे से घसरी कर लेना, लिकार की संज्ञा लोप भैया। लिट्यन्य तरस्यामिति द्वित्वे अभ्यासत्वे पूर्ववद अभ्यास कार्ये
ज घस अतुस, ऐसी स्थिति हो गई। असंयोगात लिट के तिथि अतुषा कित हुई, असंयोगात लिट के सूत्र से द्वारा जो अतुस है वो कित हो जाएगा। और ग मान जाएगा साम लोपा किंगत लगी थी, उपधाकारस्य लोपे, अकार का लोप होने की स्थिति देखिए, ज घश अतुस, ऐसी गकार भी अल हो गया। यदि जाते खरी चयति घस्य चत्वे न ककारे, सासी वसी घसी नाम चयति सस्य शत्वे, और काशा संयोगे छे जाते संयोगे चक्रते, अतुसा, अतुस के सकार को भी क्या कर लो, ये अरुत्व विसर्ग करके जक्षतु ये रूप बना दे। तो जक्षतु जो बना लेगा वो जक्षु अक्षु तो बना ही देगा भैया, इसको हम क्या कहें, उसको नहीं अब जा रहे उधर। जगह से था में इन्होंने कोई विशेष प्रक्रिया नहीं लिखी है, स्थल एडागम की ही बात लिखी है। हमने आपको एडागम के लिए जग से में विशेष प्रक्रिया बताई है, क्योंकि हमने अन्य टीकाओं का भी अवलोकन किया है इस विषय में, ठीक है। इसलिए जक्षतु ये भी बन जाएगा। इन्होंने कहीं और कुछ कहा है, आद रूप भी बनाया है, आद आदतु आदु, आद इन्होंने बनाया है जब आपने उसको ये नहीं किया, घसली अभाव पक्षे लिख रहे हैं, घसलादेशा भाव पक्षे, जब आपने घसलादेश नहीं किया, मतलब घसलादेश मतलब घसली आदेश, यह संधि है, ध्यान रखना, घसलादेश जी। अद धातो लिटि तिपस और तिपोड़ली अनुबंध लोपे लिटिनंतर सैमति द्वित्वे पूर्वोभ्यास इति अभ्यासत्वे हलादि शेषा इति, क्या लिख रहे हैं, हलादि शेषा थे, किसका लोप होगा, ढलोपे, ढलोपे जी। कौन से वाले ढ का, अरे दलोपे होना चाहिए था, अद के जी। अद के दकार का लोप हो गया, ठीक है ना, दलोपे, जी ये दकार का लोप है भैया, ठीक है, ये मिसप्रिंट रहेगा ये इस टीका में। जी जी। अब जो भी इस टीका पर यदि काम करना चाहे भविष्य में, हम इसकी हर एक शब्दावली को देख रहे हैं, वो उसे सुधार सकते हैं। अगले प्रिंट में भैया चौखंबा वाले यदि सतर्क हैं तो इन गलतियों को सही करके दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे पाठ को काहे को सुनेंगे। लेकिन आप लोग हैं जो उन्हें बताओगे भाई इस कतविया में थोड़ा गलतियां रह गई है, इन्हें सुधार लो। आपने जो जो क्या कहते हैं, वो कौन थे, जो सदाशिव जोशी शास्त्री, जो लिख करके चले गए, एक बार कम से कम उसे दिखवा तो लेते। वो तो चले गए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब जो तुम संस्करण निकाल दे रहे हो, और संस्करण कैसे निकाल दे रहे हैं, केवल ऊपर का पेज चेंज करते हैं, जैसे छात्रों को लगे अरे भाई नई किताब आई है, अब मार्केट में नई किताब आई है, ऊपर का बस कवर चीज, कवर पृष्ठ है उसे चेंज करते हैं, और बीच का सब मटेरियल वही रखते हैं। तो ये अब जो काम है भैया हम जैसे लोगों को करना है, आगे हमारी पीढ़ी को करना है। तो ध्यान रखना भैया, कोई पीएचडी ईएचडी यदि करना चाहे तो ऐसे ग्रंथों को देख सकता है, पंक्ति सहज जिनको सुधारा जा सकता है। हमने तो बहुत सारी अशुद्धियां बाल मनोरमा में देखी, जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग संपादित कर चुके हैं, फिर भी पढ़ाते वक्त हमें लगा। तो जब हम पंक्ति से पढ़ते हैं तभी चीजें पकड़ में आती हैं, ध्यान रखें। चलिए, अत आदेश से क्या कर लेना, अत आदेति अभ्यास दीर्घ आकार अत उपधाया इति उपधा उपधाया वृद्धौ अका सवर्णे दीर्घ इति दीर्घे आदा इति रूपम, और तो इसमें आदतु आदि सब रूप ऐसी बना लेना। हम आइए आदिथा रूप की चर्चा कर लेते हैं, वहां थोड़ा एडागम की चर्चा है इसलिए। अद धातु लिटस तिपस और सिपस थली, थल का लगते लिट चैति आर्धातुकत्वे आर्धातुक सिड बलादे इति एडागमे इति धातुर अनभ्यास से द्वितीय पूर्वाभ्यास हलादि शेषा। इन्होंने तो एडागम की कोई चर्चा नहीं की, कैसे कैसे प्राप्त की, हमने तो हमें बहुत बातें बताई। चलो ये तो शॉर्ट में करके निकल गए, कोई बात नहीं। पर हमने जैसे आपको बताया है, यहाँ भी ढलो पे कर दिया इन्होंने, हलादी से हाँ, वो ढलो पे है, द है, बिल्कुल जी जी, थोड़ा गलतियां हो गई है, बिल्कुल सही कर लेना आप उसे। जी जी। विद्वानों को अब उसे क्या कर लेना चाहिए, निरक्षर विवेक द्वारा सही कर लेनी चाहिए सब गलतियां। तो ये आपने दोनों के रूप देखे, आज हमने आपको लट लकार पढ़ाया, लिट लकार पढ़ाया, दो ही लकार आज आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ाने से कपच हो जाती है, आदमी फिर पचा नहीं पाता उतने पाठ को, इतने से धैर्य से धारण कर लीजिए। दूसरे वीडियो में हम इस धातु को पूरा कर देंगे, ठीक है ना। अल धातु को समझने के बाद यह पूरा अदादी गण है आपके लिए, मैं कह रहा हूं एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, है एकदम जैसे
एक बोतल में जिंद को बंद कर लेते हैं ना। फिल्म में होता है सब कि बोतल में जिंद बंद कर लिया, बस ऐसे ही कुछ अब मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात है। अनु धातु को पढ़ने के बाद आजादी गण की कोई भी धातु आपको परेशान नहीं कर सकती। फिर तो थोड़ी थोड़ी कुछ बातें आएंगी, उनको आप आगे देखोगे, पर सबकी नायक धातु है अदादिगण में अब धातु। तो आज का पाठ हम रखेंगे यहीं तक, और हम 2-3 दिन आपको पाठ नहीं पढ़ाए, उसका कारण था हम प्रयागराज गए थे। प्रयागराज में सर्वज्ञ भूषण जी से भी मिलके आए, काफी चर्चाएं रही उनके साथ, और उनके साथ बैठ करके कुछ और भी योजनाएं बनाई हैं, वो सब धीरे धीरे आएंगी धरातल पर। बहुत सारे परामर्श आपस में बैठ करके हम लोगों ने किए, लगभग 4 घंटे तक हम लोगों की मीटिंग चली, बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान हुआ उसमें, और वहां पर बड़े ही अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं उन सबका अवलोकन भी साक्षात करके आया। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संस्कृत गंगा सर्वज्ञ भूषण जी एक पर्याय बन चुके हैं, उस क्षेत्र में उनसे बढ़िया कोई नहीं, और वो उस प्रकार की पुस्तकें छाप भी रहे हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें हमें गिफ्ट की और कुछ पुस्तक हम वहां से खरीद के भी लाए, तो बड़ा अच्छा है। रायचरण जी, आप तो उधर हैं बड़े दूर कलकत्ता में हैं, आपका कहाँ पड़ता है, कलकत्ता पड़ता है क्या? जी मेदिनीपुर पड़ता है, खड़गपुर के पास। कलकत्ता आपसे कितनी दूर है बताइए? बस से 4 घंटा लगता है। आपके कलकत्ता में देखो, बंगाल के विद्वानों ने इस भारत की धरती से ऐसा ऐसा कार्य किया है कि मैं जब आर्काइव पर उन ग्रंथों को पढ़ता हूं, जीवानंद विद्यासागर जी, जानते होंगे आप? जीवानंद विद्यासागर, हाँ, और हरिदास भट्टाचार्य जी, ये ऐसे लोग हैं श्याम जी कि क्या तो साहित्य का क्षेत्र, क्या व्याकरण का क्षेत्र, क्या वेदांत का क्षेत्र, भाई कोई क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं संस्कृत का जहां पर इन्होंने अपनी लेखनी नहीं उठाई है। आप लोग शाकुंतलम पढ़ते हो, मृच्छकटिकम पढ़ते हो, बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ते हो, कभी इनकी टीका से भी पढ़ लो, इनकी बातों को भी समझ लो, आपको आनंद ना आ जाए तो कहना। अभी पीजीटी के दौरान हम प्रयागराज गए, इंटरव्यू को लेकर के हम गए थे वहां पर। जी जी। हमने इनके ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करके गए थे, तो हमें वास्तव में इतना आनंद हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि आपके द्वारा ग्रंथों को मंगाएं, तो आप वहां पर स्थित रह करके इन ग्रंथों को कैसे भी करके हमारे पास तक प्रेषित करें। मैं आपको 1-2 ग्रंथों की और बात कर चुका हूँ, कुमुद रंजन राय सगाचार्य जी के ग्रंथों को भी, उनका भी ऐसा ही कार्य है। तो आप थोड़ा इनको एकत्रित करें, जहां यदि ये कहाँ छप रहे हैं या छप चुके हैं, ऐसा करें। यदि कहीं छप भी चुके हैं, यदि कहीं की लाइब्रेरी में स्थित है, माना कि कुछ पुराना फॉन्ट है, नए फॉन्ट में बात पता नहीं बाद में छापे के नहीं, आप उनको फोटो कॉपी करवा करके हमें भेजें, नहीं तो यदि संभव हो तो, पर ये करना अवश्य है, क्योंकि उन विद्वानों ने जो लिखा और उनका लेखन ऐसे ही मृत हो जाए यदि रखा रखा, तो ये गलत बात है। उनका लेखन हम सब लोगों के कार्य में आना चाहिए कि भाई इतना जो श्रम किया है, जिस व्यक्ति के पूरा जीवन अपना उन्होंने इस चीज में खपा दिया, केवल संपादन, केवल टीकाओं के कार्य में, केवल वो जो कहते हैं ना, विद्यासागर जी केवल अकेले पूरे संपादक नहीं थे, विद्वान बहुत तगड़े थे वो उसके साथ साथ। बिल्कुल। और भैया एक बात बता दूं आपको, हाँ, आपको भी शायद पता होगा, इन जो 2 विद्वान के आप नाम लिए हैं, इनका खुद का प्रेस भी खोल लिए थे इन्होंने पुस्तक छापने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। क्या आनंद मुद्रण ऐसे कुछ है ना, आनंद विद्या भवन करके अपने नाम से, दोनों का ही खुद का प्रेस था। बिल्कुल आपने सही कहा। तो चलो खैर, मुझे केवल यही बात आपको बतानी है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से मिलजुल करके अच्छी पठन पाठन परंपरा को विकसित करके, और व्याकरण से शुरुआत करते हुए हम संस्कृत के प्राय हर एक क्षेत्र में घूमें, हर एक क्षेत्र की विधा को पढ़ें,
केवल ये कह करके आप लोग नहीं रुके कि मैं वैयाकरण हूं, अब मैं न्याय साहित्य नहीं पढ़ूंगा, या मैं साहित्यिक हूं तो व्याकरण नहीं छूऊंगा। ऐसी बातें अपने नहीं लाना। संस्कृत को समान भाव से पढ़ना है, क्योंकि मैं जिन विद्वानों का आपसे नाम लिया वो उन सब की विद्वता हर एक दर्शन में है, संस्कृत के हर एक क्षेत्र में है, सच्चे में। तो भैया राय चढ़िए, अब आप इंतजाम करोगे, हमने जिनके लिए कहा है कुछ सोच रहा है, ठीक है। चलो आपके जो भी बिल्कुल, मैं प्रश्न आज के आगे पाठ से से लग जा रहा हूँ। संबंधित हो, बिल्कुल आज के पाठ से संबंधित आपके जो प्रश्न हो उन्हें आप पूछ लीजिएगा। अब काफी समय भी हो गया है, हम अग्रिम पाठ जो है फिर करेंगे इससे आगे। तो चले करें समापन फिर, है चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय।